एवरीबॉडी, वेलकम टू लॉ टिप्स। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया सेशन लाया हूँ जिसमें आज हम लोग पावर ऑफ कोर्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अगर आप लोगों को मेरे सेशंस पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, इससे जब भी कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं पावर ऑफ कोर्ट्स क्या होती हैं। सो लेट मी टेल यू कि जो पावर ऑफ कोर्ट्स हैं क्रिमिनल कोर्ट्स की, वो सीआरपीसी के चैप्टर 3 में दी गई हैं। सेक्शन 26 to 35 डील विद पावर ऑफ कोर्ट्स अंडर चैप्टर 3 ऑफ सीआरपीसी। और इसको मैंने 4 पार्ट्स में क्लासीफाई किया है। फर्स्ट वन पार्ट इज़ पावर ऑफ ट्रायल, सेकंड वन पार्ट इज़ पावर ऑफ पनिशमेंट्स, थर्ड वन पार्ट इज़ इन डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन, एंड फोर्थ वन इज़ एडिशनल प्रोविजंस अंडर सेक्शन 31 to 35। तो जो फर्स्ट पार्ट है पावर ऑफ ट्रायल, इसको सेक्शन 26 और 27 डील करते हैं सीआरपीसी के। सेकंड पार्ट जो है पावर ऑफ पनिशमेंट्स, इसको सीआरपीसी के 28 और 29 सेक्शंस डील करते हैं। थर्ड पार्ट जो है इन डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन, इसको सीआरपीसी का सेक्शन 30 डील करता है। और एडिशनल प्रोविजंस में सेक्शन 31 से 35 तक सीआरपीसी के ये एडिशनल प्रोविजंस हैं, इनमें कुछ स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम पार्ट 1 पावर ऑफ ट्रायल अंडर सेक्शन 26 एंड 27। तो पावर ऑफ ट्रायल किस कोर्ट के पास होता है, इसके बारे में बताया गया है यूजुअली सेक्शन 27 में। और सेक्शन 26 ये कहता है कि वो कौन सी कोर्ट्स हैं जो ऑफेंसेस को ट्राई करती हैं। इट मीन्स सेक्शन 26 डील्स विद द कोर्ट्स वेयर बाय द ऑफेंसेज आर ट्राइबल अंडर सीआरपीसी। तो पहला तो इसको मैंने क्लासीफाई किया है इस सेक्शन 26 को। पहला ये है कि एनी ऑफेंस अंडर इंडियन पेनल कोड। तो आईपीसी के अंदर जो भी ऑफेंसेज हैं वो ट्राई हो सकते हैं। उनको ट्रायल किया जाए तो उनका क्या प्रोसीजर होगा, उनको कौन सी कोर्ट्स ट्राई कर सकती हैं। दूसरा ये है कि अगर दूसरे किसी लॉ में, एनी अदर लॉ में अगर कोई ऑफेंस हुआ है तो उसको कौन सी कोर्ट्स ट्राई करेंगी। तो व्हाट काइंड ऑफ कोर्ट्स आर देयर विच कैन ट्राई द ऑफेंसेस मेंशन्ड अंडर आईपीसी एज वेल एज मेंशन्ड अंडर एनी अदर लॉ। सो लेट मी टेल यू, व्हेन इट कम्स टू द ऑफेंस विच आर मेंशन्ड अंडर आईपीसी, तो जब उनको ट्राई करने की बात आती है तो उनकी ट्राइबल कोर्ट्स जो हैं वो हैं, फर्स्ट वन इज़ हाई कोर्ट, second one is court of session, और third one is any other court by which such offence is shown in the first schedule to be tribal। तो सीआरपीसी के सेक्शन 26 में 3 कोर्ट्स बताई गई हैं जो आईपीसी के अगर कोई भी ऑफेंस हुआ है तो उनको ट्राई कर सकती हैं, उनका ट्रायल कर सकती हैं। पहली हाई कोर्ट, दूसरी कोर्ट ऑफ सेशन, और अगर सीआरपीसी के फर्स्ट शेड्यूल में अगर कोई और कोर्ट बताई गई है तो वो दूसरी कोर्ट भी आईपीसी के ऑफेंसेस को ट्राई कर सकती है, उनका ट्रायल कर सकती है। लेकिन इसमें साथ ही साथ एक प्रोवाइज़ो भी लगा हुआ है, और प्रोवाइज़ो ये कहता है कि अगर कोई ऑफेंस ऐसा है जो रेप से रिलेटेड है, सेक्सुअल ऑफेंसेस से रिलेटेड है, सेक्शन 376, 376A, 376B, 376C, 376D या 376E से रिलेटेड अगर कोई ऑफेंस है, तो जहाँ तक पॉसिबल होगा वहाँ तक जो कोर्ट इसको ट्राई करेगी उसका प्रिजाइडिंग ऑफिसर कोई लेडी होगी, कोई वूमन होगी। तो जो रेप से रिलेटेड ऑफेंसेस को ट्रायल करने के लिए, उनका ट्रायल करने के लिए एक ट्रायल कोर्ट की प्रिजाइडिंग ऑफिसर वूमन होनी चाहिए, ये इसमें प्रोवाइज़ो लगा हुआ है। अब इसके बाद जो सेकंड पार्ट है सेक्शन 26 का, कि अगर किसी और लॉ में अगर कोई ऑफेंस हुआ है तो उसकी ट्राइबल कोर्ट्स कौन सी होंगी। तो उसकी ट्राइबल कोर्ट ये है कि कोई भी कोर्ट हो सकती है जिसको उस स्पेशल लॉ में मेंशन किया गया हो। जैसे कि बहुत सारे लॉज हैं, जैसे कि SC एंड ST एक्ट है, पॉक्सो एक्ट है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है। तो इसमें ये जो स्पेशल कोर्ट्स होती हैं, इनके पास जो इनके स्पेशल ऑफेंसेस होते हैं, तो स्पेशल कोर्ट्स को पावर होती है उनसे रिलेटेड ऑफेंसेस को ट्राई करने की, उनका ट्रायल करने की। दूसरी बात, अगर ऐसी उस स्पेशल लॉ में, उस एनी अदर लॉ में अगर कोई ऐसी कोई कोर्ट नहीं है तो फिर उनको ट्राई करने का राइट जो है वो हाई कोर्ट के पास है। तो इन दैट केस हाई कोर्ट इज ऑथराइज्ड टू ट्राई द ऑफेंस मेंशन्ड अंडर एनी अदर लॉ। उसके बाद अगर एनी कोर्ट
और हाई कोर्ट के अलावा भी एक तीसरी कोर्ट है जो अगर सीआरपीसी के फर्स्ट शेड्यूल में अगर कोई और कोर्ट दी है तो वो भी स्पेशल लॉ के ऑफेंसेस को ट्राई कर सकती है, उनका ट्रायल कर सकती है। तो ये तीन तरह की कोर्ट्स हैं सेक्शन 26 में जो आईपीसी से रिलेटेड ऑफेंसेस को ट्राई कर सकती हैं, और दूसरा अगर किसी स्पेशल लॉ में अगर कोई ऑफेंस दिया हुआ है तो उनसे रिलेटेड ऑफेंसेस को भी ट्राई कर सकती हैं। इसके बाद अब आता है सेक्शन 26, और ये सेक्शन 26 जो है ये जुवेनाइल्स के केस के जुरिस्डिक्शन के बारे में बात करता है। सो सेक्शन 26 डील्स विद द जुरिस्डिक्शन इन केस ऑफ जुवेनाइल्स। तो अगर जुवेनाइल्स से रिलेटेड अगर कोई ऑफेंस है तो सबसे पहला जो क्वेश्चन अराइज होता है वो ये है कि कौन से ऑफेंसेज में सेक्शन 27 एप्लीकेबल होगा। तो लेट मी टेल यू कि ऐसा कोई ऑफेंस जो डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट से पनिशेबल नहीं है, सो इनसे कम पनिशमेंट से पनिशेबल अगर कोई ऑफेंस हुआ है तो वहाँ सेक्शन 27 एप्लीकेबल होगा। उसके बाद इसका मतलब ये हो गया कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट से कम इम्प्रिजनमेंट वाले पनिशमेंट वाले ऑफेंसेज में सेक्शन 27 की प्रोविज़न जो है वो अप्लाई होगी। अब दूसरा क्वेश्चन जो अराइज होता है सेक्शन 27 में वो ये है कि जुवेनाइल की एज कितनी होती है, कितने एज तक के आदमी को जुवेनाइल माना जाए। तो सेक्शन 27 में बताया गया है कि 16 ईयर्स से कम का अगर कोई आदमी है, 16 साल से कम का अगर कोई बच्चा है तो उसको जुवेनाइल माना जाएगा और उस पर उसका ट्रायल सेक्शन 27 के अकॉर्डिंग चलेगा। और ये जो एज है 16 ईयर्स से कम की, ये एज जिस दिन उस अक्यूज़्ड को कोर्ट में अपीयर किया जाता है या फिर वो उसको लाया जाता है उस दिन उसकी एज 16 साल से कम होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि जिस दिन ऑफेंस कमिट हुआ उस दिन उसकी एज 16 साल से कम थी और बाद में ज़्यादा हो गई तो फिर मान लिया जाएगा जुवेनाइल है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जिस दिन उसने कोर्ट में अपीयरेंस हुआ है या फिर कोर्ट में लाया गया है उस दिन उसकी एज 16 साल से कम होनी चाहिए, तो माना जाएगा कि वो जुवेनाइल है और उसका ट्रायल जो है वो सेक्शन 27 के अकॉर्डिंग चलेगा। अब यहाँ 2015 में एक अमेंडमेंट हुआ एक लॉ में, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015, और इसमें यह कहा गया इस अमेंडमेंट से कि क्योंकि बहुत ज़्यादा इस डिस्प्यूट्स कंट्रोवर्सी राइज हो रही थी कि अगर कोई हीनियस ऑफेंस में अगर किसी जुवेनाइल का कोई रोल है, 16 से 18 साल के बच्चे का अगर रोल है तो फिर उस पर क्या किया जाए। तो उसके बारे में इस अमेंडमेंट में ये प्रोविज़न ऐड किया गया कि अगर किसी हीनियस ऑफेंस में अगर किसी 16 से 18 साल का किसी एज ग्रुप के किसी जुवेनाइल का अगर रोल है तो फिर ये जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को डिसाइड करना होगा, उसका ये डिस्कशन होगा कि उसका ट्रायल जो है वो एडल्ट की तरह चले या फिर जुवेनाइल की तरह चले। तो ये एक अमेंडमेंट जो हुआ है 2015 में, इसके द्वारा ये प्रोविज़न ऐड किया गया है। अब हमने देख लिया कि ट्राइबल कोर्ट्स कौन कौन सी होती हैं सेक्शन 26 और 27 में। अब जो नेक्स्ट पॉइंट अराइज होता है वो ये है पावर ऑफ सेंटेंसिंग। तो सेंटेंसिंग की पावर किसके पास है, कौन कौन सी कोर्ट्स हैं, कितना सेंटेंस दे सकती हैं। तो पहले सेक्शन 28 और सेक्शन 29, ये दो सेक्शंस हैं सीआरपीसी के जो पावर ऑफ इम्प्रिजनमेंट या फिर पावर ऑफ सेंटेंसिंग को डील करते हैं। सेक्शन 28 सीआरपीसी का जो है उसमें हाई कोर्ट्स और सेशंस जजेस पावर्स को सेंटेंसिंग दे सकते हैं, और सेक्शन 29 में जो मजिस्ट्रेट्स हैं वो कितना सेंटेंस पास कर सकते हैं इसके बारे में अलग अलग बताया गया है। तो सेक्शन 28 में 3 तरह की कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट, सेशंस जज या एडिशनल सेशन जज और असिस्टेंट सेशन जज। तो ये 3 कोर्ट्स के पास पावर ऑफ सेंटेंसिंग होती है। तो हाई कोर्ट जो है वो लॉ से ऑथराइज्ड कोई भी सेंटेंस दे सकता है। इसका मतलब हो गया कि वो डेथ सेंटेंस तक का इम्प्रिजनमेंट पास कर सकता है। सेशंस जज और एडिशनल सेशंस जज जो हैं वो भी लॉ से ऑथराइज्ड कोई भी सेंटेंस पास कर सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है। वो कंडीशन ये है कि अगर डेथ सेंटेंस उसने पास किया है तो उसको फिर हाई कोर्ट से कंफर्म करवाना पड़ेगा, और कंफर्मेशन का जो प्रोविज़न है वो सीआरपीसी के चैप्टर 28 में दिया गया है 366 से 371 सेक्शन तक। तो ये पावर ऑफ सेंटेंसिंग है हाई कोर्ट और सेशंस जज की, दोनों सेम सेंटेंसिंग पास कर सकते हैं, लेकिन जब सेशंस जज या एडिशनल सेशंस जज डेथ सेंटेंस पास करेगा तो उसको हाई कोर्ट से कंफर्म करवाना पड़ेगा।
इसके बाद असिस्टेंट सेशंस जज जो है उसके पास 10 साल तक का इम्प्रिजनमेंट पास करने का सेंटेंसिंग का पावर है। तो ये 28 की बात हो गई जिसमें हाई कोर्ट्स और सेशंस जज को पावर है सेंटेंसिंग की। अब सेक्शन 29 में जो मजिस्ट्रेट्स के पास जो पावर है सेंटेंसिंग की वो कितनी है, तो इसमें 3 तरह के मजिस्ट्रेट्स हैं। पहला मजिस्ट्रेट जो है कैटेगरी वो है चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट और चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। दूसरी कैटेगरी जो है वो है फर्स्ट क्लास जुडिशल मजिस्ट्रेट और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। और तीसरी कैटेगरी जो है वो है सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट। तो इन तीनों के पास अलग अलग पावर्स हैं। चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट और चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास 7 साल तक का इम्प्रिजनमेंट देने की पावर है। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास 3 साल तक का इम्प्रिजनमेंट या 10,000 रुपये तक का फ़ाइन या फिर दोनों को पास करने की पावर है। और सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट के पास 1 साल तक का इम्प्रिजनमेंट या 5,000 रुपये तक का फ़ाइन या फिर दोनों को पास करने की पावर है। तो ये हो गई सेंटेंसिंग की पावर की बात, जिसमें हाई कोर्ट और सेशंस जज सेक्शन 28 और मजिस्ट्रेट्स की जो पावर है सेंटेंसिंग की वो सेक्शन 29 में दी गई है। अब इसके बाद सेक्शन 30 जो है वो ये डील करता है कि अगर किसी ऑफेंस के लिए अगर फ़ाइन भी इम्पोज किया गया है और फ़ाइन अगर अक्यूज ने पे नहीं किया तो उसके डिफ़ॉल्ट में कितना इम्प्रिजनमेंट के सेंटेंस को ऐड किया जा सकता है, कितना इम्प्रिजनमेंट का सेंटेंसिंग दी जा सकती है। तो इसके साथ ही साथ आईपीसी का सेक्शन 65 भी एप्लीकेबल है। तो आपको सेक्शन 65 भी पढ़ना चाहिए सेक्शन 30 के साथ। अब इसमें देख लेते हैं, पहला क्लॉज जो है वो ये बताता है कि इसमें मजिस्ट्रेट के पास पावर होती है कि अगर ऑथराइज्ड बाय लॉ को अगर फ़ाइन का पेमेंट अगर अक्यूज्ड ने नहीं किया है तो उसके डिफ़ॉल्ट में इम्प्रिजनमेंट को अवॉर्ड कर सकता है कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट। लेकिन उसका टर्म क्या होगा, तो उसमें ये कंडीशंस दी हुई है कि ये जो टर्म होगा इम्प्रिजनमेंट का जो फ़ाइन के डिफ़ॉल्ट में दिया जाएगा वो सेक्शन 29 में जो पावर है सेंटेंसिंग की मजिस्ट्रेट्स के पास उससे ज़्यादा नहीं होगा। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर सब्सटेंसिव सेंटेंस के पार्ट के रूप में अगर इम्प्रिजनमेंट दिया गया है तो फिर वहाँ इम्प्रिजनमेंट का 1/4 तक का जो टर्म है वो इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा। और ये जो इम्प्रिजनमेंट सेंटेंसिंग जो दी जाएगी वो जो पहले से जो इम्प्रिजनमेंट दिया गया उसके एडिशनल होगी। और सेक्शन 29 में जो मजिस्ट्रेट की जो पावर होगी उस पावर के मैक्सिमम टर्म से उसके एडिशनल में होगी, उसका एडिशनल होगी। तो यही बताया गया है सेक्शन 30 में जो इन डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन की बात करता है। इसके बाद जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो है सेक्शन 31। और सेक्शन 31 ये कहता है कि अगर एक ही ट्रायल में जॉइंट ट्रायल में अगर बहुत सारे ऑफेंसेस का कन्विक्शन हुआ है तो उसमें सेंटेंसिंग कैसे की जाएगी, उसमें कैसे पनिशमेंट दिया जाएगा। तो सेंटेंसेस इन केसेस ऑफ कन्विक्शन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस एट वन ट्रायल, सो इट इज़ डेल्ट बाय सेक्शन 31 ऑफ सीआरपीसी एंड इट इज़ ऑल्सो read with section 71 of IPC. So section 71 of IPC is also applicable to the same provision. तो देख लेते हैं, सबसे पहला जो क्वेश्चन इसमें अराइज होता है वो ये है कि कौन कौन सी कंडीशंस में सेक्शन 31 अप्लाई हो सकता है। तो वो कंडीशंस बताई गई हैं सेक्शन 31 के क्लॉज 1 में। तो पहली कंडीशन तो ये है कि एक से ज़्यादा ऑफेंसेस यानी सेवरल ऑफेंसेस का एक ट्रायल होना चाहिए। जैसे सपोज़ कीजिए कि एक आदमी ने किसी का अबडक्शन किया रैंसम के लिए और रैंसम लेने के बाद उसकी डेथ भी कॉज कर दी और फिर जब डेथ हो गई तो उसकी जो डेड बॉडी है उसको डिस्पोज ऑफ भी कर दिया। तो यहाँ पर 3 ऑफेंसेज हो गए, मतलब एक से ज़्यादा ऑफेंसेज हो गए। तो पहली कंडीशन यही है कि वन पर्सन इज़ कन्विक्टेड एट वन ट्रायल ऑफ 2 और मोर ऑफेंसेज। दूसरी कंडीशन ये है कि उसका कन्विक्शन होना चाहिए। जो जॉइंट ट्रायल जो वन ट्रायल में जो हो रहा है सेवरल ऑफेंसेस के लिए, तो उसमें एक्विटल नहीं होना चाहिए, उसमें कन्विक्शन होना चाहिए और गिल्टी प्रूव होना चाहिए। तो देयर आर 2 कंडीशंस वेयर इन सेक्शन 31 ऑफ सीआरपीसी इज एप्लीकेबल। देन सेक्शन 31 का क्लॉज 1 ही बताता है कि जब जॉइंट ट्रायल में वन ट्रायल में सेवरल ऑफेंसेस के लिए जब कन्विक्शन हो जाएगा तो उसकी सेंटेंसिंग कैसे होगी, उसको इम्प्रिजनमेंट पनिशमेंट कैसे दिया जाएगा। तो उसमें 2 चीज़ें हैं। पहली है कि नंबर ऑफ़ पनिशमेंट्स, कितने पनिशमेंट्स दिए जा सकते हैं,
और उन पनिशमेंट्स की मोड ऑफ सेंटेंसिंग क्या होगी, मेथड क्या होगा सेंटेंसिंग का। तो सेवरल पनिशमेंट्स, इसका मतलब हो गया एक से ज़्यादा पनिशमेंट दिए जा सकते हैं। अगर सेवरल ऑफेंसेस के लिए अगर एक ट्रायल में, सिंगल ट्रायल में अगर कन्विक्शन हुआ है तो एक से ज़्यादा पनिशमेंट्स दिए जा सकते हैं। जैसे, लेकिन इस पर एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि जो कोर्ट सेवरल पनिशमेंट्स देगा, जो जजमेंट प्रोनाउंस करेगा, वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए वो पनिशमेंट्स को इन्फ्लिक्ट करने के लिए। तो उसकी कॉम्पिटेंसी से अगर बाहर का अगर पनिशमेंट है तो फिर वो कोर्ट अवॉर्ड नहीं कर सकता, पास नहीं कर सकता इम्प्रिजनमेंट। जैसे सपोज कीजिए, एग्जांपल से समझिए कि एक फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, उसने 420 और 406 आईपीसी के ऑप्शंस को ट्राई किया, और क्योंकि यहाँ 420 में जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास सिर्फ 3 साल तक का इम्प्रिजनमेंट देने की पावर है और उसको देना है 420 में मान लीजिए 7 साल तक का पनिशमेंट है, तो फिर यहाँ पर वो सेवरल पनिशमेंट्स को नहीं दे सकता। वो 420 के सेंटेंसिंग के लिए, पनिशमेंट के लिए वो सीजेएम को रेफ़र करेगा, क्योंकि वो 3 साल से ज़्यादा तक का जो पनिशमेंट है वो सिर्फ सीजेएम दे सकता है। अब मोड ऑफ सेंटेंसिंग क्या होगी, तो मोड ऑफ सेंटेंसिंग की 2 कंडीशंस हैं। अगर सिर्फ फाइन इम्पोज किया गया है कन्विक्शन में, या फिर इम्प्रिजनमेंट और फाइन दोनों इम्पोज किए गए हैं तो मोड ऑफ सेंटेंसिंग अलग होगा। और अगर इम्प्रिजनमेंट्स दिए गए हैं और उसमें 2 या 2 से ज़्यादा इम्प्रिजनमेंट्स अगर पास किए गए हैं, व्हेन इट कंसिस्ट ऑफ इम्प्रिजनमेंट्स 2 और मोर इम्प्रिजनमेंट्स, तो फिर उसमें मोड ऑफ सेंटेंसिंग अलग होगा। तो फाइन वाले केस में तो उसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होगी, वो सीधा सीधा फाइन या फिर इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन पास कर दिया जाएगा। जहाँ पे इम्प्रिजनमेंट्स दिए गए हैं 2 या 2 से ज़्यादा, वहाँ 2 तरीके से मोड ऑफ सेंटेंसिंग होगी। देयर आर 2 मेथड्स ऑफ सेंटेंसिंग। फर्स्ट वन इज़ कंजेकटिवली एंड सेकंड वन इज़ कंकरेंटली। तो या तो कंजेकटिव मेथड से सेंटेंसिंग होगी या फिर कंकरेंट मेथड से सेंटेंसिंग होगी। तो आइए देख लेते हैं कि कंजेकटिव क्या होता है। कंजेकटिव का मतलब ये होता है कि एक सेंटेंस एक्सपायर होने के बाद दूसरा सेंटेंस स्टार्ट होना। इट मीन्स वन आफ्टर एक्सपायरेशन ऑफ अनदर, इसको कहते हैं कंजेकटिव सेंटेंसिंग। और कंकरेंटली का मतलब है कि सारे जो पनिशमेंट्स हैं, जितने भी सेंटेंसेस दिए गए हैं, वो एक साथ चलेंगे, तो उसको कंकरेंट मोड ऑफ सेंटेंसिंग कहते हैं। अब जो इशू अराइज होता है कि अगर कंजेकटिव सेंटेंस दिया गया है, अगर एक के बाद दूसरा सेंटेंसिंग पास किया गया है कि एक एक्सपायर हो जाएगा उसके बाद दूसरा स्टार्ट होगा, तो उस कंडीशन में सेक्शन 31 क्लॉज 2 एप्लीकेबल होगा। जैसे कि एग्जांपल से समझिए कि मान लीजिए सेक्शन 498A क्रूएलिटी और 406 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट आईपीसी, इन 2 ऑफेंसेस का सिंगल ट्रायल हुआ और इसमें कन्विक्शन हो गया। तो इसमें 2 ऑफेंसेस के लिए 2 से ज़्यादा पनिशमेंट्स दिए। पहले ऑफेंसेस के लिए दे दिया 2 साल का इम्प्रिजनमेंट और 406 के लिए 1 साल का। तो इसमें जो अग्रीगेट हो गया वो हो गया 3 साल का इम्प्रिजनमेंट, क्योंकि पहले 2 साल वाला ख़त्म होगा, एक्सपायर होगा, उसके बाद 1 साल वादा। तो इसको कहते हैं कंजेकटिव सेंटेंसिंग। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि जब अगर जो अग्रीगेट पनिशमेंट है जो सेवरल ऑफेंसेस के लिए, वो अगर कोर्ट की सिंगल ऑफेंस के लिए पनिशमेंट इन्फ्लिक्ट करने की कॉम्पिटेंसी से ज़्यादा हो जाता है, इन एक्सेंस ऑफ द कॉम्पिटेंसी ऑफ द कोर्ट टू इन्फ्लिक्ट पनिशमेंट फॉर अ सिंगल ऑफेंस, तो फिर उस केस में कोर्ट इसके ट्रायल के लिए हायर कोर्ट को ऑफेंडर को रेफ़र नहीं करेगा। तो ये इसमें कंडीशन है। लेकिन इसमें एक लिमिटेशन भी दी हुई है प्रोवाइज़ो में, वो है सेक्शन 31 के क्लॉज 2 के प्रोवाइज़ो में। वो ये है कि अग्रीगेट सेंटेंस जो है कंजेकटिव सेंटेंसिंग के केस में, वो 14 साल से ज़्यादा का इम्प्रिजनमेंट नहीं हो सकता, तो मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट 14 ईयर्स का होगा। दूसरा जो अग्रीगेट सेंटेंस है, पनिशमेंट जो है, वो सिंगल ऑफेंस के लिए कोर्ट की कॉम्पिटेंसी का ट्वाइस होगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो अगर सपोज कीजिए कि अगर सीजेएम को 14 साल से ज़्यादा का पनिशमेंट देना हो तो वो नहीं दे सकता, क्योंकि उसकी जो कॉम्पिटेंसी है वो 7 साल की है। 7 साल का ट्वाइस 2 टाइम्स होता है 14 साल, तो 14 साल से ज़्यादा का नहीं दे सकता, तो मैक्सिमम पनिशमेंट उसको 14 साल का इम्प्रिजनमेंट देना पड़ेगा। तो ये इसकी लिमिटेशंस हैं जो सेक्शन 31 क्लॉज 2 के प्रोवाइज़ो में दी हुई हैं। आई होप इट इज़ क्लियर। इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन जो है वो ये है कि कैलकुलेशन कैसे की जाएगी अगर अपील में जाएंगे कन्विक्शन के बाद। तो ये जो अग्रीगेट सेंटेंस जो हुआ है कंजेकटिव सेंटेंसिंग के केस में, तो उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाएगी।
तो उस कैलकुलेशन के लिए सेक्शन 31 का क्लॉज 3 एप्लीकेबल होता है और इसकी कंडीशंस होती हैं। पहली तो अपील में जब जाएंगे, अपील जब कन्विक्टेड पर्सन करेगा, तो जैसे कि सेक्शन 374 और सेक्शन 379 में अपील के प्रोविजंस हैं, तो दो कंडीशंस हैं जिनमें सेक्शन 31 क्लॉज 3 अप्लाई हो सकता है। पहला अपील होनी चाहिए, दूसरा अपील को कन्विक्टेड पर्सन ने किया हो। तो यहाँ कैलकुलेशन जो होगी वो कैलकुलेशन होगी कि जो भी कंजेक्यूटिव सेंटेंसेस का जो अग्रीगेट सेंटेंस है, इम्प्रिजनमेंट है, उसको एक सिंगल सेंटेंस माना जाएगा और उसके लिए एक सिंगल अपील फाइल होगी। अलग अलग अपील अलग अलग इम्प्रिजनमेंट्स के लिए फाइल नहीं होगी। तो ये कैलकुलेशन के बारे में सेक्शन 31 क्लॉज 3 में बताया गया है। इसके बाद जो मैंने बताया था लास्ट पार्ट जो है स्पेशल प्रोविजंस रिलेटेड टू पावर ऑफ कोर्ट्स, वो सेक्शन 32 से 35 इनको डील करते हैं। पहला है 32, वो बताता है कि मोड ऑफ कन्फरिंग पावर्स, पावर्स को कन्फर करने का मोड क्या है। तो सेक्शन 31 क्लॉज 1 ये बता रहा है, सेक्शन 32 का क्लॉज 1 कि कौन पावर्स को कन्फर कर सकता है और मोड ऑफ कन्फरिंग पावर्स क्या होगा। तो पावर्स को हाई कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों कन्फर कर सकते हैं और इनको कन्फर करने की जो मोड्स होंगी वो 3 तरह से पावर्स कन्फर की जा सकती हैं। पहली तो बाई स्पेशल नेम, दूसरी ऑफिस के वर्च्यू से, और तीसरी है कि क्लासेज ऑफ ऑफिशियल्स जनरली बाय देयर ऑफिशियल टाइटल्स। तो 3 मोड्स दिए गए हैं पावर्स को कन्फर करने के, ये सेक्शन 32 में बताया गया है। देयर आफ्टर सेक्शन 32 के क्लॉज 2 में ये बताया गया है कि जो पावर्स को कन्फर करने का जो ऑर्डर होगा ये उस दिन से इफेक्ट में आएगा जिस दिन से वो पावर का ऑर्डर जो है वो कंसर्न्ड आदमी को जिसको एम्पावर्ड किया गया है उसको कम्युनिकेट हो जाता है। इसके बाद सेक्शन 33 में ये बताया गया है कि जो भी पावर कन्फर की गई है तो पावर ऑफ ऑफिसर्स अपॉइंटेड, उनकी क्या पावर होगी। तो उनकी वही पावर होगी लोकल एरिया में जो उनको अपॉइंट किया गया है। सेक्शन 34 में बताया गया है कि इस पावर्स को विड्रॉ कौन कर सकता है, कैसे विड्रॉ किया जाएगा। तो सेक्शन 34 डील्स विद द विड्रॉल ऑफ पावर्स। तो इसको हाई कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट ने क्योंकि कन्फर किया था तब वो इसको विड्रॉ कर सकते हैं, और वो या तो सारी पावर्स को विड्रॉ कर सकते हैं या फिर उनमें से किसी एक पावर को विड्रॉ कर सकते हैं जो कन्फर की गई है। दूसरा, अगर सीजेएम या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने अगर पावर्स कन्फर की हैं तो वो भी विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये सेक्शन 34 है। अब इसके बाद जो लास्ट सेक्शन जो है वो है सेक्शन 35, और सेक्शन 35 डील करता है कि पावर ऑफ जजेस एंड मजिस्ट्रेट्स बाय देयर सक्सेसर्स इन ऑफिस। तो देखते हैं इसमें क्या है। तो पहला तो यही है इशू जो हु कैन परफॉर्म और एक्सरसाइज। तो ये जो पावर है उसको कौन एक्सरसाइज कर सकता है, और अगर उससे रिलेटेड अगर कोई डाउट अराइज होता है, सक्सेसर्स इन ऑफिस के रिगार्डिंग अगर कोई डाउट अराइज होता है तो उसमें किसका डिसीजन फाइनल होगा, कौन सॉर्ट आउट करेगा। तो सक्सेसर्स इन ऑफिस जो होता है वो किसी जज या मजिस्ट्रेट की पावर्स और ड्यूटीज़ को एक्सरसाइज कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है। दूसरा, अगर कोई डाउट अराइज होता है सक्सेसर्स इन ऑफिस के रिगार्डिंग, तो अगर एडिशनल या असिस्टेंट सेशंस जज के ऑफिस के रिगार्डिंग, उसके सक्सेसर इन ऑफिस के रिगार्डिंग अगर कोई डाउट अराइज होता है तो उसको तो सेशन जज राइटिंग में ऑर्डर करके डिटरमाइन करेगा। और अगर किसी मजिस्ट्रेट के सक्सेसर इन ऑफिस के बारे में अगर कोई डाउट अराइज होता है तो फिर उसको चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो भी होगा वो उसको डिसाइड करेंगे, उसको डिटरमाइन करेंगे। तो आज के सेशन में बस इतना ही। आई होप इट इज़ क्लियर, आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर किसी टॉपिक पर कोई वीडियो बनवाना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।